कनिष्क साई की जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है? मतलब इसमें किस तरीके के काम होते हैं? मतलब ज्यादा ऑफिस वर्क ही होता है और अच्छी जॉब है, 10 to 5 आराम से अपने 10 से 5 तक जॉब करो। कोई बिगिनर है तो वो तैयारी करना चाह रहा है, तो उसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? मतलब स्टार्टिंग में उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? कौन सा सब्जेक्ट उसे पहला पढ़ना चाहिए? टाइपिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? और अपना एक्सपीरियंस भी आप बताइए कि कैसा जब आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और वहाँ किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट होता है? उन्होंने 10 मिनट तक हमें पहले डेमो दिया करने की, और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैं 10 मिनट जो 3 डेमो देते, तीनों डेमो में 0 आए थे। यूट्यूब से अगर कोई पढ़ रहा है तो वो नोट्स कैसे बनाए? क्योंकि यूट्यूब में अक्सर ये होता है कि हम वीडियो लगा के रख देते हैं और सुनते रहते हैं और हमें लगता भी है कि हमें याद हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो याद नहीं हो पाता। मैंने लिखा जो चीज मैं अगर यूट्यूब से कोई क्लास या कोई टॉपिक क्लियर कर रही हूँ तो उसे मैं लिखती भी थी अपनी बुक्स में। किस तरीके से, क्या आप लाइन टू लाइन कॉपी करती थी या सिर्फ जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो चीज लिखती थी? रिवीजन कैसे किया जाए और आपने किस तरीके से रिवीजन किया था? जितना मुझे रिवीजन करना होता उतना वो बगल में बॉक्स जैसा बना लेती थी। रोहित सिंह है, उनका क्वेश्चन है कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के लिए कौन सी किताबें सबसे उपयोगी होंगी, और ये भी उन्होंने पूछा है कि क्या परीक्षावाणी और बीएस नेगी की किताबें पर्याप्त हैं। अगले यूजर है रमोला करके, उन्होंने पूछा है कि जो एग्जाम है उसके अंतिम 3 महीने में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। एक और यूजर है सौरभ, इनका कहना है कि वो 2 दिन तो उनकी पढ़ाई ठीक होती है और फिर अचानक से जो है मतलब अगर उसके तीसरे दिन उनका रूटीन गड़बड़ हो जाता है और कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं ला पाते पढ़ाई में। तो कैसे मतलब पढ़ें, कैसे मोटिवेट रहें, उनका कहने का मतलब है। हमारा क्यों क्लियर होना चाहिए कि वाई हम क्यों तैयारी कर रहे हैं हम्म। चीजों के लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं करके। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं माई टॉक्स। दोस्तों, माई टॉक्स में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नए नए टॉपर्स को लेके आते हैं और उनसे उनकी स्ट्रेटेजीज पूछते हैं, उनकी बुक लिस्ट पूछते हैं और तैयारी के दौरान कैसे वो मोटिवेट रहे, कैसे उन्होंने तैयारी की, ये सब जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी जैसे यूके ट्रिपल एससी ने कई कनिष्ठ की वैकेंसीज निकाली हैं, उसके रिगार्डिंग हमारे पास कई लोगों के मैसेज आए हैं कि यूके एसएससी के कोई स्टॉपर को लेके आइए जिन्होंने एग्जाम निकाला हो और उनसे उनकी बुक लिस्ट पूछिए, उनकी स्ट्रेटेजी पूछिए। तो आपकी इसी डिमांड को आज हमने फुलफिल किया है और हम एक टॉपर को लेकर आए हैं जिन्होंने यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम निकाला है। तो उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या बुक लिस्ट उन्होंने फॉलो की, और साथ ही उनसे आपके सवाल भी पूछेंगे। तो स्वागत है हेमा जी आपका माई टॉक शो पर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जी। माई टॉक शो पे बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। तो हेमा जी, आप अपने बारे में बताएं थोड़ा कि आप इस समय पे कहाँ पर कार्यरत हैं और किस डिपार्टमेंट में हैं और कौन सा वो एग्जाम था जिसपे आपने क्रैक किया, जिसमें आप सिलेक्ट हुई। सर मैं अभी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर वन विभाग में कार्यरत हूँ, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा में। जी। और मैं यूके ट्रिपल एससी ने एक भर्ती निकाली थी 2019 में, उसके जरिए 2021 में पेपर हुआ था और 23 में मुझे ज्वाइनिंग मिली थी अभी वन विभाग में। तो हेमा जी, आप ये बताएं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और क्या आपने पढ़ाई की है। सर मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो तो श्री भोलानाथ विद्या मंदिर कतनर अपने गांव के स्कूल से 8 तक हुई थी। उसके बाद 12th की राजकीय इंटर कॉलेज चित्रेश्वर में, और उसके बाद पीजी कॉलेज द्वारहाट से बीकॉम। तो ट्वेल्थ में आपकी क्या सब्जेक्ट रहे? सर 12th में मेरी पीसीएम थी और उसके जी। बाद मैंने कॉमर्स करा, फिर अभी मैं एमए कर रही हूँ वर्तमान में। अच्छा, जो जो आपकी डिग्रियां हैं या जो आपकी पढ़ाई कहें वो अलग अलग फील्ड की है और काफी एक्सपोजर आपने हर फील्ड में लगता है कि लिया है। तो ये बताएं कि आपने तैयारी का कैसे सोचा और किस तरीके से आपने तैयारी की। सर 2019 में मेरा 12th जब हो गया था तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ करते हैं, क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो उस टाइम पे मेरे पास कोई वो नहीं था कि मैं आगे जाके कोई स्किल करूँ या किसी फील्ड में, स्पेशल किसी फील्ड में ही जाऊँ करके। तो मैंने सोचा कि क्या करा जाए, तो उस टाइम पे यही दिमाग में आया। उस टाइम पे यूट्यूब पे चल रहा था समूह को की भर्ती करके, तो उसी की तैयारी यूट्यूब से देख के, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया तैयारी। पर यह है कि मन में भटकाव था कि इधर सर्च करना उधर सर्च करना। जो स्पेशल तैयारी है वो मैंने सेकेंड ईयर या लास्ट ईयर से ऐसे बीच में ही करी थी, मतलब सोचना फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दिया था। तो स्टार्ट कैसे किया था आपने? मतलब क्या आपने बुक्स पढ़ी थी या यूट्यूब का सहारा लिया था? सर मैंने बुक्स तो कभी पढ़ी थी, लेकिन ये है कि पहले पहले मैं जब तैयारी स्टार्ट कर रही थी तो ऐसे जो बच्चे होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे, तो नॉर्मली हम्म। पहले मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ी, उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी, फिर आपस में थोड़ा जी। दोस्त बनते हैं, कुछ अच्छे लोग मिले उन्होंने बताया, कुछ ऐसे दोस्त भी मिले थे जो मतलब ऐसे भटकाते हैं, मतलब वो भी तैयारी कर रहे थे साथ में। तो नॉर्मली पर यह है कि कुछ एक दो लोग अच्छे मिल गए थे मुझे जिन्होंने मुझे बुक्स के बारे में बताया, चीजों के बारे में बताया कि ऐसे पढ़ना है वो पढ़ना है। और यूट्यूब से ही सर्च करके पहले सिलेबस देखा, सिलेबस देखे बाद फिर ऐसे बुक्स का पता चला मुझे, सेकेंड ईयर से पता चला कि परीक्षा वाणी भी कोई बुक होती है। उससे पहले मैं खाली यूट्यूब पे जो मिल गया उसे नोट कर लिया, ऐसे ही था मेरा नॉर्मली। मतलब आप कह रहे थे कि आपकी तैयारी पहले से ही चल रही थी, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आया और उसमें सिलेबस भी दिया होगा, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि यूट्यूब में तो कुछ रैंडम आपने बताया था कि आप रैंडम देख रहे थे और बुक का आपको बाद में पता चला था।
हाँ सर, यूके ट्रिपल सी जो भरते ही मेरा पहला नोटिफिकेशन था, जो फॉर्म मैंने भरा था कनिष्ठ शहर का। इसके बाद मैंने सचिवालय रक्षक भरा। तो ये थोड़ा वो हो गया, किस्मत ही है कि अब पहले ही जो फॉर्म भरा उसी में सिलेक्शन हो गया। पर अच्छा। हमारे टाइम पे सर ये हुआ था कि 20 के स्टार्टिंग में से फॉर्म आया था। 6 मार्च 2019 को आया था, 20 को 6 मार्च 20 को आया था ये फॉर्म, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद है डेट। तो छह जी, मार्च जी, 20 को जब फॉर्म आया था, उसके बाद कोरोना का टाइम बीच में आ गया, तो ये पेपर और फॉर्म के पीछे काफी देर हो गई थी। 1 साल डेढ़ हुँ, साल का टाइम लग गया था। तो जी, वो मेरे लिए काफी अच्छा रहा, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने अच्छे से पढ़ाई की। जब मैंने फॉर्म भरा था सर, मुझे उस टाइम पे उत्तराखंड की राजधानी क्या है ये भी नहीं पता था। पर जी, वो अच्छा हुआ कि पेपर था, डिले हो गया, तो मुझे मतलब इस बीच में काफी तैयारी पे मैंने कहा फॉर्म भरा है, फॉर्म भर से थोड़ा मोटिवेशन भी आता है कि यार एक फॉर्म भरा है तो पढ़ लेते हैं करके। तो उस वजह जी। से मैंने फॉर्म तैयारी स्टार्ट करके वही पढ़ के लिख के यूट्यूब से ही, मतलब यूट्यूब से ये नहीं कि रैंडमली कोई भी वीडियो देखे, पहले पहले देखे मैंने काफी रैंडम वीडियो ऐसे जो जो बोला था उस पर सर्च यकीन करा। पर धीरे हुँ, धीरे हुँ। मुझे सिलेबस, जो टॉपर्स, मतलब जरूरी नहीं मुझे यूके ट्रिपल एससी का ही देखूं मैं, जैसे कोई और टॉपर्स है तो उनके भी देख, जैसे कोई अदर स्टेट में भी कोई अगर टॉपर निकल रहा है तो मैं उनकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी ये सब देख लेती थी। जी। उन्हीं से चीजें देख के समझ के फिर अब होना होगा, थोड़ा लक भी बोल सकते हैं, तो भगवान ने उसी डायरेक्शन में डाल दिया जिस तरफ को सिलेक्शन के करीब जाते हैं, तो हो गया था। तो इस दौरान आपने बताया कि जैसे 1 साल तो आप यूट्यूब से तैयारी करते रहे, लेकिन उसके बाद आपने बुक फ़ॉलो की। तो अभी जो जैसे कुछ फ़ॉर्म भी आए हैं, कनिष्ठ सहायक के ये फ़ॉर्म आए हैं और सिलेबस भी मेरे ख़्याल से लगभग-लगभग सेम है। हालाँकि सिलेबस दिया हुआ है नोटिफ़िकेशन में उनके। तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन-सी बुक लिस्ट सजेस्ट करना चाहेंगी या आपने कौन-सी बुक लिस्ट फ़ॉलो की थी? पहले स्टार्ट करते हैं हम हिंदी से। हिंदी के लिए कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए जो अब जो फ़ॉर्म आया है उसके अकॉर्डिंग? सर, मैं बुक लिस्ट, आपने क्वेश्चन पूछा, पर मैं जहां तक ये समझती हूँ कि हमें बुक लिस्ट से ज्यादा सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। तो नॉर्मली बच्चे यही गलती करते हैं कि बुक लिस्ट के पीछे भागते हैं, जबकि उन्हें सिलेबस को जी, देखना चाहिए। सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं उनके नोट्स बनाने चाहिए अच्छे से। तो सर, आपने क्वेश्चन करा कि हिंदी के लिए आपने क्या फॉलो करा। तो सर जी, उस टाइम पे मैं मान सकती हूँ कि मुझे उतना नॉलेज नहीं था, संसाधनों की कमी टाइप में समझ सकते हो आप। तो वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ, अच्छी बात है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे लुसेंट पढ़ा। लुसेंट पढ़ के मैंने लुसेंट से वो विलोम शब्द पर्यायवाची मैंने वही बार बार रटे, बार बार पढ़े, क्योंकि वो जी। दिखने में थोड़ा पतली दिखती है, पर उसमें काफी महीन मतलब वर्ड लिखे हैं ना, लुसेंट हुँ, हुँ। पर्यायवाची विलोम एकार्टी शब्द, तो वो तो सब रटा मैंने उससे। बाकी जो व्याकरण का कॉन्सेप्ट है वो मैंने यूट्यूब से एक प्लेलिस्ट मिली थी मुझे, तो उसी से मैंने यूट्यूब से उस चीज के अच्छे से नोट्स बना लिए थे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। और जी। हिंदी में अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, 17-18 के तक आ गए थे 20 में से। जी, जी। अगर आप नाम बताना चाहें कि किसकी आपने प्लेलिस्ट देखी थी, तो आप बता सकते हैं? जी सर, उत्कर्ष पर है एक, सर आशीष सर नाम है उनका। तो उन्होंने जी, 37 क्लासेस है उनकी। और बच्चे जी, क्या करेंगे, सारे 37 क्लासेस ही देख लेंगे, जबकि हमें सिलेबस देखना है कि हमारे सिलेबस में क्या टॉपिक है और वो सर क्या पढ़ा रहे हैं। थोड़ा माइंड में जी, जी। ये फ्रेश होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में है क्या चीज और क्या नहीं करके। ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं जैसे उत्तराखंड के लिए तो आपने बताया कि आपने परीक्षा वाणी फ़ॉलो करी थी और जैसे अब आते हैं हम जीएस की तरफ। जीएस जो है एक मतलब बहुत बड़ा जो है बाधा बनकर आता है और कितना पढ़ें वो भी एक बार मतलब हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या फ़ॉलो किया था जीएस के लिए? कौन-सी बुक? जीएस में हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए सर मैंने उत्कर्ष से ही दूसरे टीचर है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोली कि एक ही चैनल को फॉलो करो। जो जी, मतलब जी। अच्छे से सीरियस होकर नहीं, तैयारी अभी करते होंगे हम उन्हें। हाँ, अभी जो हमें ना आपकी स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं तो स्टूडेंट फिर उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, जहाँ से उन्हें समझ आ रहा है और या अगर वो यूट्यूब से पढ़ना चाहें, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बुक से पढ़ना है, तो वो बुक से पढ़ सकते हैं या वो दोनों माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इस समय पे हम जो है वो आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आपने कैसे तैयारी की थी और कहाँ से की थी? सर, मैंने नॉर्मली यूट्यूब से ही पढ़ा, क्योंकि मेरे पे पॉलिटी कोई स्पेशल ऐसे बुक नहीं थी। मैंने लुसेंट से ही उसको रटा, और एक क्वेश्चन आया भी था, लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन तुमने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। जबकि अगर हम लुसेंट को अच्छे से ही पढ़े हैं तो उसी में वो क्वेश्चन घुमा फिरा के होते हैं। तो मैं क्या जी। करती थी कि मैं पहले यूट्यूब से नोट्स बनाए, मैं लिखती भी थी मैं साथ साथ में। लिखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद लुसेंट तो नोट्स के फॉर्म में है ना, तो उसी को रिवाइज कर लेती थी हुँ। लुसेंट से। अगर जी, जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके बाद अगर हम लुसेंट पढ़ते हैं तो चीजें फिर समझ में आती भी हैं, एक के बाद एक जो लाइन है वो समझ में आती है। जी, जी। और आपने इसके ज्योग्राफी के लिए फिर कौन-सा सोर्स फ़ॉलो किया था? ये क्या यही था ज्योग्राफी के लिए सोर्स या फिर उसके अलावा कुछ और अदर सोर्स फ़ॉलो किया था? सर, मतलब मैंने जीएस के लिए मैंने सर नॉर्मली यही यूट्यूब से पहले नोट्स, मतलब मैंने नोट्स बनाए, हर सब्जेक्ट में नोट्स बनाए। प्रॉपर वीडियोस देखी यूट्यूब पे, उन्हें लिखा भी, जो जी, जहाँ जी। से मिल गया। मैं ऐसा नहीं कि मैंने एक ही यूट्यूब चैनल फॉलो करा। मतलब मैं यूट्यूब पे सर्च करा कोई टॉपिक, या गूगल पे भी सर्च करती थी, तो उसे सर्च करके मैं उसे लिख लिया। तो उसके बाद मैं लुसेंट से पढ़ती थी, क्योंकि लुसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लुसेंट के वो नोट्स के फॉर्म में ही है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो उसके बाद लुसेंट से हम रिविजन कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि कंप्लीट जो भी जीएस मतलब जो आपने पढ़ी है वो लूसेंट से ही पढ़ी है। उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हम लेके चलें, तो ये सब आपका कवर जो है वो लूसेंट से ही हुआ है।
मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लुसेंट ही पढ़ा करके, मतलब मैंने यूट्यूब से और जो टेलीग्राम से कुछ पीडीएफ्स होते हैं, कभी अगर मिल गया तो वो बुक्स के पीडीएफ से पढ़ लिए। अभी अच्छा। के टाइम पे तो अच्छे खासे बुक्स हैं, पर उस टाइम पे अब नॉलेज नहीं थी, तो इस वजह से मैंने वही यूट्यूब से पढ़ा और लुसेंट से कवर करा। तो अभी जैसे करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा मतलब रहता है कि स्टूडेंट्स में कि कहाँ से फॉलो करें और कितने साल के पढ़ें, तो वो आपने कैसे कवर किए थे? सर मैं एक साल मतलब तक मैंने डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाए। रोज सुबह उठ के मैंने पहले, सबसे पहले मैं करंट अफेयर के नोट्स बनाती थी, डेली नोट्स। क्योंकि इससे तो एक तो हमारे करंट अफेयर मजबूत होगी, उसके साथ ही हम अगर सुबह करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो दिन भर एक मोटिवेशन जैसा मन में रहता है कि सुबह कुछ तो पढ़ा है हमने, तो 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हमने लिखा है तो उससे और पढ़ने का मन करता था कि मैंने सुबह हाँ पढ़ा है करके। तो कॉन्फिडेंस बनता था उससे और पढ़ते थे। तो मैंने उस टाइम पे, अभी भी मैं तैयारी कर रही हूँ पर अभी मैं डेली नहीं पढ़ पाती, पर उस टाइम पे मैंने डेली सुबह उठ के करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे। और मेरे पे अभी भी वो रजिस्टर पड़े हुए हैं पूरे नोट्स की। जी जी। और इसके अलावा अब बचती है कंप्यूटर और रीजनिंग, तो इन दोनों के लिए आपने कैसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी? सर कंप्यूटर और रीजनिंग में एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले से ही पढ़ती थी, क्योंकि पहले से मैंने स्टार्टिंग से कंप्यूटर रीजनिंग नहीं पढ़ा, क्योंकि रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर करते हैं तो वो चीजें ज्यादा तक याद तो रहती नहीं है। तो उसके लिए जी मैं नॉर्मली मैराथन क्लास में मैं बहुत लापरवाही समझ सकते हो उसको, मतलब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। 5-6 मैराथन क्लास देख लिए, नोट्स देख लिए, इंपॉर्टेंट चीजें देख ली, तो उसी से कर लिया था। पर रीजनिंग में है कि मैं टॉपिक वाइज चीजें क्लियर करी थी अपनी नोट्स के साथ। एग्जाम जी से जी। 1-2 महीने पहले ही क्लियर कर लिया था। अच्छा, तो एग्जाम से आपने 1-2 महीने पहले रीजनिंग करी थी। तो आपने जैसे जिक्र किया कि आपने यूट्यूब से भी पढ़ा और बुक से भी पढ़ा, तो ये बताएं कि यूट्यूब से अगर कोई पढ़ रहा है तो वो नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि यूट्यूब में अक्सर ये होता है कि हम वीडियो लगा के रख देते हैं और सुनते रहते हैं, और हमें लगता भी है कि हमें याद हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो याद नहीं हो पाता। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, कैसे आप पढ़ते थे यूट्यूब से? नहीं सर, ये तरीका तो बहुत गलत है। यूट्यूब से मैंने प्रॉपर, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही एक जगह फोन को रख लिया, उसमें यूट्यूब खोला और उसमें नोट्स देखे, और साथ साथ में लिखते भी जाती थी मैं प्रॉपर। अगर मैं कोई वीडियो देख रही हूँ, किसी टॉपिक को पढ़ रही हूँ, तो वो मेरी कॉपी में भी नोट होता था। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सुन रही हूँ करके, ये तो मैंने कभी नहीं करा। मैंने लिखा जो चीज, मैं अगर यूट्यूब से कोई क्लास या कोई टॉपिक क्लियर कर रही हूँ तो उसे मैं लिखती भी थी अपनी बुक्स में। तो किस तरीके से आपने नोट्स बनाए? जैसे मान लीजिए कोई आप टॉपिक पढ़ रही हैं, पॉलिटी का या ज्योग्राफी का मान लीजिए, तो मान लीजिए किस किस तरीके से, क्या आप लाइन टू लाइन कॉपी करती थी या सिर्फ जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो चीज लिखती थी? किस तरीके से मतलब आप नोट्स बनाती थी? थोड़ा हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बता दीजिए, क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन बहुत रहती है कि यूट्यूब से पढ़ते तो वो भी हैं, लेकिन नोट्स बनाने को लेकर उन्हें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि यूट्यूब से कैसे नोट्स बनाए। सर यूट्यूब से सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब नोट्स बनाते हैं, बहुत से लोग बच्चे मैंने देखे हैं अपने साथ में भी, उनका ध्यान क्या होता है कि वो नोट्स को काफी अच्छे वे में जैसे एक बुक छापते हैं वैसे ही लिख लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। नॉर्मली अगर हम जो चीज लिख रहे हैं, हमें उसे जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन जो लक्ष्य है वो पेपर निकालना है, ना कि कोई किताब छापना है उसी के उसमें जी। ना। तो अगर कोई टीचर वहां पे पढ़ा रहा है, वो बोर्ड में जो लिखता है वो लाइन बाय लाइन तो बताता है नहीं। जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हम लिख सकते हैं उसे, शॉर्ट शॉर्ट में चीजें। नोट्स में कि आपने बता दी है कि किस तरीके से बनाने हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा मतलब लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि वो ये सब करते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं और बुक्स लिस्ट भी उनके पास काफी, मतलब बुक्स उनके पास भी रहती हैं और यूट्यूब से भी वो पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद आती है रिवीजन की बारी। तो रिवीजन कैसे किया जाए और आपने किस तरीके से रिवीजन किया था कि जिससे जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं या जो उन्होंने बुक लिस्ट फॉलो की है वो उन्हें एग्जाम के हॉल तक याद रहे, और जो जब वो एग्जाम पेपर उनके सामने आए तो वो चीज वो है वो परफॉर्म कर पाए। सर ये क्वेश्चन ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं नोट्स की बात करी तो बच्चे क्या करते हैं, उत्तराखंड के भी पूरे नोट्स बना देंगे और हिस्ट्री ज्योग्राफी जितने हैं। अगर हम बेसिकली अपने दिमाग के हिसाब से सोचें तो एक नॉर्मल इंसान इतना तो याद कर नहीं पाएगा, और अगर इतना लिखेगा तो उसे 2-3 साल तो लगेंगे प्रॉपर। जी तो जी। मैं ये सोचती हूँ कि जो टॉपिक हमें डिफिकल्ट लगता है, जो हमें हार्ड लगता है, जो समझ में नहीं आता, बस उसी के अच्छे से नोट्स बनाओ। बाकी जो टॉपिक है, जैसे लुसेंट ही है तो लुसेंट खुद अपने अपने नोट्स के फॉर्म में है। कुछ लोगों हम्म। के मुझे मैसेज आ रहे थे कि परीक्षा वाणी के नोट्स कैसे बनाए। परीक्षा वाणी खुद नोट्स के फॉर्म में ही है, अब उसके क्या नोट्स बनाने। बीएच ने जी किया इन चीजों की। मैं सोचती हूँ कि कुछ सब्जेक्ट जो है उन्हें हमें, मतलब उनके नोट्स ना भी बनाए तो चल जाएगा, पर अगर जी। जो हमें हार्ड लग रहा है तो उसके नोट्स बना सकते हैं। अच्छा। दूसरा जी आपने जी। क्वेश्चन करा रिवीजन से रिलेटेड, तो मैं एक अपना बताती हूँ यूनिक तरीका, शायद और लोग भी इसको फॉलो करते होंगे। पर जैसे कोई टॉपिक है, जैसे परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर ही है जो अलग से जी है, तो मैंने कभी परीक्षावाणी के नोट्स नहीं बनाए। मैं क्या करती थी, पहले मैंने एक रीड मारा, क्योंकि फर्स्ट हमें रीड मारना पड़ता है। 1-2 बार अगर हमने रीड मार दिया, उसी के बाद मैं उस पर इंटरेस्ट आता था मुझे। 1-2 बार अगर रीड मार दिया, उसके बाद में एक व्हाइट पेपर लेती हूँ, अभी भी लेती हूँ। तो व्हाइट पेपर लेने के बाद उसमें पेन से डब्बे बना देती थी, 10 डब्बे या 11 डब्बे, जितना मुझे रिवीजन करना होता उतना वो बगल में बॉक्स जैसा बना लेती थी। उसको जी। चिपकाने के बाद जब मैंने एक बार में रिवीजन पढ़ा, दोबारा पढ़ा, तो मैं एक बॉक्स जो है उस पर टिक मार देती थी। अगर कभी दूसरी बात उसमें रिवीजन करना है तो दूसरी बात उसको टिक कर देती थी। तो इससे जी क्या जी। होता है कि
बार भी अगर मैं अपनी परीक्षावाणी की बुक खोलूंगी और वो चैप्टर देखूंगी, उसमें अगर बॉक्स सारे बिना टिक वाले होंगे तो मुझे लगेगा यार मैंने रिवीजन नहीं कर रखा है, और ये गलत है क्योंकि ऐसे एग्जाम कैसे निकलेगा। पर अगर जी मैंने उसमें सारे बॉक्स में टिक मारे होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब वो एक मन में उत्सुकता होती है कि मुझे ये सारे बॉक्स पे टिक मारना है, तो इस वजह से मेरा रिवीजन भी हो जाता है। तो मैं ऐसे ही सारे चैप्टर्स पे एक एक व्हाइट पेज, या मैंने कोई नोट्स बनाया किसी टॉपिक के, तो उससे भी ऐसे बॉक्स बना देती थी बगल में। तो मैंने जी जी व्हाइट पेपर फाड़ काट कर। जी। तो काफी यूनिक स्ट्रेटेजी आपकी रही है जैसे रिवीजन करने को लेकर। तो जैसे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी अगर फॉलो करना चाहें तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने कितनी बार जो है किसी भी मतलब टॉपिक का रिवीजन कर लिया है। और इससे ये रहेगा कि आपको पढ़ने में उतनी ही आसानी रहेगी, और जब आप दोबारा आके देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कितनी बार वो टॉपिक पढ़ा है और आपको याद है कि नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं मॉक टेस्ट और PYQ को लेकर। क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थी? क्या आपने मॉक टेस्ट लगाए थे? सर मॉक टेस्ट मैंने उस टाइम पे तो कुछ नहीं लगाया, पर ये है कि मुझे अच्छा भी लगता है उस टाइम पे। क्या अभी भी चलता है कुछ लोग, मैं किसी का वो नहीं बोल रही हूँ, नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत से लोग क्या करते हैं जो मॉक टेस्ट बनाते हैं वो काफी डिफिकल्ट बना देते हैं, कि बच्चों को ऐसा लगेगा कि डिफिकल्ट बना रहे हैं तो अच्छा बना रहे हैं करके, हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बेकार है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली पूछता है, यूके ट्रिपल एससी कोई इतने हाई क्वेश्चन तो पूछता नहीं, 5 6 पूछ देगा। तो इस वजह से मन में भटकाव भी होता है, तो मैंने तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट लगाए नहीं थे। पर मैंने क्या करा था, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करा था, कि उन्हें हम्म। भी हम पहली बार ही देखेंगे ना, तो अब उन्हीं को मॉक के रूप में ले लेती थी मैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उन्हीं को सॉल्व बार बार करा। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, और दूसरा मॉक टेस्ट भी लग जाता है। आपने रिवीजन का भी बता दिया, मॉक का भी बता दिया है। तो अब जैसे कोई स्टूडेंट अगर बिगिनिंग से कोई बिगिनर है तो वो तैयारी करना चाह रहा है, तो उसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए अपने लिए? मतलब स्टार्टिंग में उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? कौन सा सब्जेक्ट उसे पहला पढ़ना चाहिए? कौन सी बुक उसे जो है वो देखनी चाहिए? जैसे मान लीजिए कि अगर उसे पढ़ना है, पहले हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी के लिए आपने जैसे बुक लिस्ट तो बताई दी है, लेकिन यह है कि उसे फिर भी कंफ्यूजन रहती है कि वो कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से करे जिससे उसको आसानी लगे और अंत तक वो बुक कंप्लीट कर पाए? क्योंकि जैसे शुरू शुरू में मोटिवेशन रहता है और लोग स्टार्ट भी कर देते हैं, बुक भी ले लेते हैं, लेकिन कुछ दिन तक पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। हाँ सर, अगर कोई बिगनर अगर तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले तो उसे अपना माइंडसेट क्लियर करना है। मैं ये बता दूं कि ये पेपर कोई 6 महीने 2 महीने का तो है नहीं कि जल्दी निपट जाएगा। 2 साल अगर हम मान के चले अपने माइंड में, तो ये माइंड से अपने दिमाग में पहले से रखना है। कल के दिन कोई अप्स या डाउन आएंगे, जरूरी नहीं कि कोई आज तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो पहले ही अटेम्प्ट में उसका पेपर निकल जाए। जहां तक मैं जी सोचती हूँ कि भगवान करे निकल जाए, बट हमें थोड़ा नेगेटिव सोचना भी पड़ेगा कि नहीं भी निकल सकता है करके, इतने बच्चे कर रहे हैं। तो हम्म। माइंडसेट क्लियर करने की एक दो एग्जाम तो मुझे देने ही है, और दूसरा कुछ टाइम तो लगेगा ही। जी दूसरा, अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस को देख लेना चाहिए। सिलेबस या तो अपने हाथों से खुद लिख भी सकते हो या प्रिंट करके अपने पर रख सकते हो। उसमें से जी जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने नॉर्मली हिंदी और उत्तराखंडी उठाया था, क्योंकि हमें हिंदी उत्तराखंड में काफी, मतलब अलग, उत्तराखंड तो अपना ही स्टेट हुआ तो उसे पढ़ने में तो काफी रुचि आएगी। दूसरा, जी जी हिंदी भी पढ़ने में ये काफी अच्छा लगता है, जैसे विलोम शब्द है वो तो नॉर्मली स्कूल में पढ़े ही होते हैं, फिर भी पढ़ने में अच्छा लगता है। तो जी जी अगर हम हिंदी से स्टार्ट करें या उत्तराखंड से ही स्टार्ट करें, एक एक टॉपिक करके, और मन में ये नहीं सोचना है कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि एक ही दिन में सारा पढ़ लें। धीरे धीरे करके चीजें होंगी, और थोड़ा धैर्य रख के एक एक टॉपिक करके चीजों को पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई नया बिगनर है तो माइंडसेट क्लियर करना है। दूसरा, कॉन्फिडेंस रखना है। ये नहीं कि आज कॉन्फिडेंस काफी हाई है, दूसरे दिन फिर डाउन हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर हम्म। मन छोटा कर दिया कि यार मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा करके। कॉन्फिडेंस रखना जी बहुत जरूरी है खुद पे। मैं खुद ही सोचती हूँ, अगर आज मैं यहाँ जॉब भी करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि उस टाइम पे मेरे पे काफी कॉन्फिडेंस था, तो जिस बदौलत मैं यहाँ पे आ पाई, यहाँ पे जी कनिष्ठ चाय के पद पे हूँ। अगर उस टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं हो पाती, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, और माइंडसेट होता है कि टाइम लगेगा करके। जी और जी सब्जेक्ट स्टार्ट करने की बात है तो उत्तराखंड पढ़ सकते हो, उत्तराखंड में रुचि भी आएगी अपने स्टेट को पढ़ने में, या हिंदी उत्तराखंड दोनों, और एक साथ एक या दो सब्जेक्ट लेके ही चलें। ये नहीं कि एक साथ सारे सब्जेक्ट ले जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता। जी जी जी। तो बहुत से बच्चों का जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि वो मतलब एक दिन में कैसे कितने सब्जेक्ट पढ़े, तो वो आपने उनका डाउट क्लियर कर दिया है। कि और एक क्वेश्चन ये भी था कि एक दिन में कितने घंटे पढ़े वो, कि मतलब कितना समय दें पढ़ाई को एक दिन में? जी सर, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। मतलब अगर मैं किसी चीज को पढ़ती हूँ, सर मेरी कमी ये है कि मैं एक टॉपिक को, कुछ लोग होते हैं ना कि एक टॉपिक पढ़ते हैं तो एक दिन में ही निपटा देते हैं, मैं एक जी घंटे जी में, सॉरी, तो मैं तो एक टॉपिक मुझे इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। जब तक मैं 4 जगह से उसे पढ़ूं नहीं, अच्छे से समझू नहीं, तब तक वो मुझे हम्म। याद ही नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज को याद करने में काफी टाइम लगाती हूँ, पर कोई जी अगर दूसरा इंसान है वो उसे जल्दी याद कर लेता है उस टॉपिक को।
तो मैं ये बोले कि घंटे काउंट ऐसा कुछ होता नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे। हम्म। ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? चलो एक दिन पढ़ लिया 12 घंटे, 8 घंटे। थोड़ा अपना जी। माइंड का भी तो होता है, हमारा दिमाग थकता भी तो है कि आठ हम्म। घंटे 12 घंटे लगातार कैसे पढ़ सकता है कोई इंसान? जी। अगर स्टार्टिंग से अपने टारगेट हमें चीजों को लेकर चले जाइए कि आज मुझे इतना टारगेट, इतना अपना पहले सुबह उठ के से मैं क्या करती थी, मैं 4 टॉपिक लिख लेती थी कि मुझे आज ये दिन में ये 4 टॉपिक क्लियर करने हैं करके। तो जी। उन्हें क्लियर करने के बाद मैं उन्हें लिखती थी, उन्हीं को पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि घंटे काउंट करो अब उसमें, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे। नॉर्मली ये भी कि ये नहीं हो सकता कि हम रोज एक दिन 12 पढ़े तो रोज 12 ही पढ़े। किसी दिन हम 2 ही घंटे भी पढ़ सकते हैं, किसी दिन मैंने आधा घंटा भी पढ़ा। लेकिन मैंने पढ़ा रोज ऐसा नहीं, और किसी दिन मैंने 10 मिनट भी पढ़ा, बस सिर्फ 10 मिनट भी। तो जी। जी। डेली मुझे पॉसिबल तो नहीं लगता कि कोई इंसान डेली 6 6 घंटे 6 6 घंटे पढ़ा करके। किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 6 घंटे। ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 घंटे तो इनफ है पढ़ने के लिए, अगर कोई सीरियसली तैयारी कर रहा है अच्छे से। तो ये जो है ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन था। आई होप कि उनके जो डाउट हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो हेमा जी, जैसे आपने बुक लिस्ट बता दी है और रिवीजन कैसे करना है वो भी बता दिया है, तो अब इन सब के बाद जैसे अगर किसी का एग्जाम निकल जाता है, तो इसके बाद जो है अगली उसके लिए जो चुनौती है वो है टाइपिंग। उसे टाइपिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, और अपना एक्सपीरियंस भी आप बताइए कि कैसा जब आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और वहाँ किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट होता है। जी सर, जैसे मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि अभी फिलहाल आप जो पेपर है उस पर ध्यान दीजिए। टाइपिंग 1 या 2 महीने में हो जाती है, मैंने तो नॉर्मली 1 महीने में ही टाइपिंग दी थी। पर जैसे सबसे पहले अगर आपका पेपर निकलता है तो वही सबसे पहले अभी आप पेपर पे ही ध्यान दीजिए। टाइपिंग को आप अभी स्किप कर सकते हैं। दूसरा, अगर पेपर निकल जाता है तो उसमें 4 गुना बच्चों को लेते हैं। तो जो जी। ऊपर के या जो 700 कौन पोस्ट आई है, हमारे टाइम में भी 700 के करीब आए थे। तो वो ऊपर के तो वो तो सेफ रहते हैं जो, लेकिन बाकी 4 गुना इस वजह से बुलाते हैं कि अगर अब जो ऊपर ये जो बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर हैं, उन्होंने अगर टाइपिंग में फेल हो गए तो उसके बाद जो दूसरे हैं उनको मेरिट में आगे ले आए करके। तो जी। टाइपिंग कुर्ती देव 10 फॉन्ट में होती है। हिंदी को ज्यादा महत्व दी जाती है अगर हिंदी टाइपिंग अच्छी है, क्योंकि मेरी उस टाइम पे मैं उस टाइम पे शायद पता नहीं था, मतलब नॉर्मली मेरा कॉलेज के थर्ड ईयर का एग्जाम था बीकॉम का। मैंने एक पेपर स्किप भी करा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जी। देहरादून में पेपर टाइपिंग टेस्ट था। और जैसे कि अब अल्मोड़ा से वो भी द्वारहाट जो कोटा से मान सकते हो कि उतनी दूर जाना। तो हम्म। मैंने एक पेपर स्किप कर दिया था अपना। मैंने जी। उनको लेटर भी लिखा था कि सर मेरा पेपर है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि जॉब इम्पोर्टेंट है, जॉब के लिए तो हम पढ़ रहे हैं करके तो हम जी। वहां पे गए। उन्होंने हमें अपना ही कीबोर्ड लगाने को दिया उस टाइम पे कि आप अपना ही कीबोर्ड वहां पे दे सकते हैं करके। वरना नॉर्मली वो लोग भी अपना कीबोर्ड देते हैं, पर ये मन में हम्म। डाउट था कि उनका कीबोर्ड कहीं खराब ना हो, कहीं रुका ना हो करके। तो इसलिए हम अपना जी। कीबोर्ड ले गए थे, मैं अपना कीबोर्ड ले गई थी घर से। भी जी। उन्होंने 10 मिनट तक हमें पहले डेमो दिया करने की। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैं 10 मिनट जो 3 डेमो देते, तीनों डेमो में जीरो आए थे, क्योंकि वो जी। आगे पीछे हो गए थे मुझसे टाइपिंग में। तो हम्म। अब मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो चला गया था उस टाइम पे कि यार तीनों डेमो मेरे फेल हो गए। अब कोई बच्चा पढ़ के आ रखा है और ऊपर से वहां से आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, साथ में अगर नहीं निकले तो एक तो वो दुख अलग हो गई, जॉब हाथ से गई इतना पढ़ लिख के। दूसरा जी। समाज का भी हो जाता है कि समाज में अगर एक बार निकल गया तो उसके बाद लोग बोलते हैं कि जॉब लगी गई, उन्हें ये तो ना पता आगे का प्रोसेस क्या क्या होता है करके। जी। जी। तो जी। ये मन में सब था। तो जिस का टाइम देते हैं हमें, 4000 केडीपीएस में निकालना पड़ता है इसे। 14 या 15 WPM वर्ड पर मिनट मान सकते हैं। जी। पर घर में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 20 25 तक करके ही जाना। तो मैंने हिंदी में ही दिया था। हमारे इसमें इंग्लिश की पोस्ट थी उस टाइम पे, पर जो इंग्लिश टाइपिंग मांगी थी वो उस पोस्ट में मांगी थी जिसमें एज 21 साल हो। अब मेरी तो उस जी। टाइम पे 21 साल एज थी नहीं, तो मैंने सोचा हिंदी में ही करती हूँ। तो वो जी। 10 मिनट मैंने प्रैक्टिस करा। तो हमारे अगल बगल इतने सारे लोग होते हैं, उनकी टाइपिंग की आवाज होती है। और कुछ बच्चे अगर नहीं निकलते उनकी थोड़ा चिल्लाने की आवाज भी होती है कि यार हमारा टाइपिंग नहीं निकला, ये वो करके। उन जी। सबको जी। अवॉइड करके वहां पे टाइपिंग करना। और उस टाइम पे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि दूर से आ रखे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर वो जी। अचानक से रुक जाता है टाइपिंग। तो फिर उसके बाद एक वो पेपर जैसा आता है, उसमें बताता है कि कितनी टाइपिंग करी करके। नॉर्मली वो टाइपिंग निकल गया था मेरा। ज्यादा घबराहट में भी पेपर निकल ही जाता है कभी कभी। इतना इंसान हाइपर हो जाता है कि वो निकल ही जाता है। और मेरी अच्छी खासी स्पीड आ गई थी 8 हजार। और मैंने टाइपिंग के लिए कहीं बाहर नहीं गई मैं टाइपिंग मतलब हम्म। सीखने, मैंने घर पे ही सीखी टाइपिंग उस जी। टाइम पे कीबोर्ड में। पर टाइप पेपर निकालने के बाद मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने एक दिन में 6 6 घंटे, ये नहीं कि 6 घंटे लगातार, मतलब बीच में 2 घंटे 1.5 घंटे करके टाइपिंग अच्छे लेवल की जी। करी। पर मेरे 1 1.5 महीने में टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी। जी। जी। तो जैसा आप वहां पर टाइपिंग टेस्ट देने गए थे, तो वहां पर पता लग जाता है कि क्या मैं इन हूँ या आउट हूँ, या मेरी टाइपिंग मतलब मैं सिलेक्टेड हूँ कि नहीं हूँ, मतलब आइडिया लगा सकते हैं वहां पर इस बेसिस पर। हाँ सर, उसमें 4 हजार मांगते हैं। तो उसमें अगर 4 हजार से ऊपर आ गए तो आप क्वालिफाई हुए, और उसमें लिखा भी रहता है क्वालिफाई करके। और जो हमने टाइप कर रखा अच्छा। है वो हमें दे भी देते हैं कि आपने ये टाइप करा करके। जी। ठीक है। तो अब जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा डिमोटिवेट रहते हैं और कुछ समय तक पढ़ते भी हैं, उसके बाद कुछ समय बाद फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं।
तो इस दौरान जैसे एक लंबा प्रोसेस है, और आज जैसे नोटिफिकेशन आया है और उसके कई महीने बाद फिर एग्जाम होगा, उसके बाद फिर टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, तो इस दौरान जो है वो कैसे मोटिवेट रहे? तो सर सबसे पहले अगर कोई बिगनर तैयारी कर रहा है तो उसे अपना माइंडसेट क्लियर करना चाहिए कि टाइम तो लगेगा। नॉर्मली पेपर देने तक ही संघर्ष नहीं होता है, पेपर के बाद जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती तब तक संघर्ष ही होता है, काफी इंतजार करना पड़ सकता है। और जी। अभी मैं जॉब में हूँ तो लग रहा होगा कि गवर्नमेंट जॉब है इसके अच्छा ही हो रहा है, लेकिन जॉब में भी काफी संघर्ष होता है, जिंदगी भी आगे की होती है उसमें भी काफी संघर्ष होता है। जॉब को बनाए रखना भी अपने में बड़ी बहुत बड़ा डिफिकल्टी है। आज के टाइम पे तो जी। छोटी सी गलती होगी तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो जी। ये नहीं सोचना कि बस पेपर निकालना है तब तक ही संघर्ष है। नॉर्मली हमें स्टार्टिंग से ही दिमाग में रखना है कि 2-3 साल तो लगेंगे और हम नहीं भी निकल सकते हैं, पर यह है कि अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखना बहुत जरूरी है। तैयारी के जी। दौरान सबसे पहले तो जो नेगेटिव लोग होते हैं, मतलब जो बेवजह मजाक करते हैं, अगर किसी की लाइफ में होंगे कोई, मतलब वो मजाक कर रहा होगा कि तुमसे नहीं निकलेगा ये वो, उन लोगों को तो स्किप कर ही हम्म। दो। मैं तो जी। उन लोगों की स्टेटस ही म्यूट कर देती हूँ कभी कभी, लगता है तो, मतलब जो ना दिखे करके। दूसरा, जी। अपने पास पॉजिटिव लोगों को, कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जो हमें पॉजिटिव चीजें बोलते होंगे, नेगेटिव लोगों हम्म। की चीजों पे ध्यान देने से पॉजिटिव जो हमें अच्छी बातें बोलते हैं, किसी के माता पिता, किसी के भाई बहन, कोई भी परिवार में या दोस्त हो, वो चाहता होगा कि इंसान निकले करके, तो उस पे ध्यान दें, उनकी उनसे बातें करें। और दूसरा जी। है कि किसी से ज्यादातर लोग कटे कटे रहते हैं लोगों से, मतलब तैयारी के दौरान मैं भी खुद उस टाइम पे बहुत लोगों से कटी कटी रही हुई थी, पर जरूरी नहीं है ये करना, कि बीच में हम थोड़ा बहुत घूम भी सकते हैं, पर ये है कि उतना भी। और अपनी तैयारी के बारे में डिस्कशन है मतलब समाज के बीच में तो कम ही करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हमारे सामने हाँ ये इतना पढ़ रहा है करके, मैं खुद ये चीज मतलब अनुभव कर चुकी हूँ कि हम जब तैयारी करते हैं हमारे मन में कुछ भावना ऐसे आती ही हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, चार दोस्त जैसे बैठे हैं, उनके बीच में हम अपनी तैयारी के बारे में बताने लग जाते हैं कि मैंने ये पढ़ा, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने खुद करी है जी। ऐसी गलतियां। तो उस जी। टाइम पे तो वो लोग बोलेंगे अच्छा अच्छा तुम ये तैयारी करो, और हमें भी लगता है कि यार इनको बता के हम अपने आप को एक भ्रम दे रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। पर ऐसा हम्म। डिस्कशन उनके साथ नहीं करें तो अच्छा है। अपनी पढ़ाई स्वयं तक ही सीमित रहे, अपने जितना पढ़ा वो खुद को ही बताएं, खुद ही को अंतरात्मा को ही समझाएं, ना कि बाहर समझाएं। इससे क्या होगा कि अगर कल के दिन उसने हमसे कुछ ऐसे नेगेटिव बोल दिया कि यार तुम तो ऐसे ही पढ़ रहे हो तैयारी कर रहे हो, तो मजाक मजाक में वो चीजें हमें बहुत हर्ट कर जाती हैं, और इससे हम जी। मतलब नेगेटिविटी हमारे मन में छा जाती है। तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें। तो हेमा जी, अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स से पूछे हैं, उनके क्वेश्चंस लेते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो अरविंद का है कि एक दिन में कितने विषय पढ़ने चाहिए, और क्या हर दिन विषय बदलकर पढ़ना चाहिए? तो एक दिन में कितने विषय पढ़ने चाहिए ये तो आपने बता दिया है, लेकिन इनका एक क्वेश्चन साथ में ये भी है कि क्या हर दिन विषय बदलकर पढ़ना चाहिए? हर दिन विषय बदलना मुझे सर मेरे हिसाब से बता रही हूँ, मेरे हिसाब से मुझे अच्छा मतलब ठीक नहीं लगता कि हर दिन आज वो पढ़े, वो अगर हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो पहले पढ़ा था वो तो हम भूल ही जाएंगे। तो जी। मेरे हिसाब से पहले हमें 15 दिन या 1 महीना एक ही सब्जेक्ट, जो या एक या दो सब्जेक्ट उन्हीं को लेके चलना चाहिए। जित अब पूरी तरह से तो कोई सब्जेक्ट किसी को याद होता नहीं, पर ये है कि थोड़ा जी। बहुत जो उसके मेन मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि थोड़ा बहुत हमारी पहुंच इस सब्जेक्ट पे पकड़ हो चुकी है, उसके बाद हमें दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। और इसके बाद हमारे एक अगले यूजर हैं रमोला करके, उन्होंने पूछा है कि जो एग्जाम है उसके अंतिम 3 महीने में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब एग्जाम की डेट आ चुकी है और 3 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, तो उस दौरान कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब उन 3 महीनों में? जी सर, इसका आंसर तो मैं ये देती हूँ कि एग्जाम के लास्ट जो 3 मंथ होते हैं उनमें होता है रिवीजन, जो उससे पहले की पढ़ाई होती है वही मेन पढ़ाई होती है। जी। कुछ लोग ऐसे मतलब करते हैं, बल्कि जो फॉर्म आ गया उसी टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसी टाइम पे उनकी आत्मा जागती है, और जब फॉर्म नहीं आता उस टाइम पे फॉर्म का ही इंतजार करते हैं कि पहले फॉर्म तो आए। जी। तो जी। एग्जाम से 3 महीने पहले के बाद सिर्फ रिवीजन होता है, उससे पहले पढ़ाई नहीं होती। नोट्स बन चुके होने चाहिए, प्रॉपर थोड़ा बहुत नॉलेज हो जानी चाहिए, लेकिन जी। जो लास्ट के 3 मंथ है उन्हें में रिवीजन करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। उनमें उसमें जितना हो सके रिवीजन करना चाहिए, चीजों को जो पढ़ा है उन्हें रिकॉल करना चाहिए। और करंट अफेयर के लिए वो कहाँ से पढ़ें? क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के रिगार्डिंग ये था कि अभी जो है जो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद, कि करंट अफेयर कहाँ से, यूट्यूब से पढ़ें कि कोई मैगजीन लें? सर सबका अपना अपना होता है पढ़ने का तरीका, मगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो अभी के टाइम पे सर मुझे टाइम तो मिल नहीं पाता, तो मैं मैगजीन ही फॉलो करती हूँ या कभी कोई पीडीएफ मिल गई गूगल पे। बट उस टाइम पे मैं प्रॉपर सुबह करंट अफेयर की क्लास देखती थी यूट्यूब पे, और उसे लिखती भी थी। मेरे पे अभी भी वो रजिस्टर है तो मैं उसमें प्रॉपर लिखती हूँ, मैं लिखती थी उस टाइम पे। तो यूट्यूब से मुझे अच्छा लगता था पढ़ने में, क्योंकि सुबह सुबह उसको लिख लिया, फिर दिन में शाम को एक चक्कर उसे पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरी क्लास देखने से पहले उसे रिवीजन कर लिया। तो इससे याद जो बच्चे अगर फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी कि जी। किसी एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एकाग्रता भी बढ़ेगी और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैंने क्लास देख ली तो दिन भर पढ़ने का मन करेगा, मतलब अच्छा, प्रॉपर आप से करंट, लिखना भी है, सिर्फ हाँ, सुनना नहीं है। करंट अफेयर का चैनल का नाम बता सकते हैं आप कि आपने कौन से जो है वो करंट अफेयर की सीरीज फॉलो की थी और कौन सा चैनल फॉलो किया था इसके लिए?
सर पहले तो मैं एग्जामपुर में थे विवेक सर, उनका पढ़ती थी। फिर उसके बाद मुझे उत्कर्ष पर कुमार गौरव सर की क्लास थी, उसे जी। फॉलो करा सर मैंने पूरा। देखा उसे अच्छे से, उससे नोट्स बनाए और प्रॉपर वो क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो बताते हैं, तो रिवीजन हो जाता है उनका पढ़ाने का तरीका। इसके बाद एक रोहित सिंह है, उनका क्वेश्चन है कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के लिए कौन सी किताबें सबसे उपयोगी होंगी। इसका आंसर आपने दे दिया है। और ये भी उन्होंने पूछा कि क्या परीक्षा वाणी और बीएस नेगी की किताबें पर्याप्त हैं। तो परीक्षा वाणी के ऊपर तो आपने बता ही दिया है, बीएस नेगी को जो लेकर उनका सवाल है जिस टाइम पे मैं तैयारी करती थी तो उस टाइम पे सर मैंने बीएसटी की नहीं पढ़ा सच में। पर अभी जब मैं बाद में मैंने वो बुक ली तो मुझे ठीक लगती है वो बुक। पर सर मैं पहले से परीक्षा वाणी पढ़ने की थोड़ा वो हैबिट हो गई थी, तो उस वजह से मुझे बीएसटी की उतनी समझ में तो नहीं आती। पर मैंने देखा अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में तैयारी कर रहा है तो उसके लिए चीजें नोट्स फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से है, वो पढ़ सकता है। पर जब मैंने तैयारी करी थी तो उस टाइम पे मैंने बीएसटी की नहीं पढ़ी। पर इसका मतलब जी ये नहीं कि वो बुक गलत है करके, पर पढ़ सकते हैं बच्चे, उसमें नोट्स फॉर्म में अच्छे से है, अच्छे से समझा रखा है, तो जो उससे पढ़ सकता है तो उसके लिए ठीक है। जी जी। इसके बाद एक सोहन है, उनका कहना है कि आज के समय में, जैसे आपने बताया था आपने लूसेंट की बुक पढ़ी थी, तो उनका क्वेश्चन है कि सोहन का, कि आज के समय में जीके की जो लूसेंट बुक है वो कितनी हेल्पफुल है। सर लूसेंट मैंने उस टाइम पे सिर्फ लूसेंट ही नहीं, मतलब मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करे यूट्यूब पे सिलेबस वाइज, फिर मैंने लूसेंट से रिवीजन का भी नोट्स फॉर्म में है। आज के टाइम पे हो सकता है, अब नॉर्मली सर जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है तो अगर वो टॉपर तो बन नहीं सकता आप सिर्फ लूसेंट पढ़ के, बट अगर उसे सिलेक्शन जी लेना है तो मेरे हिसाब से अगर वो यूट्यूब से अच्छे से हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, उसके बाद लूसेंट से रिवीजन कर रहा है, तो हो भी सकता है। पर अगर टाइम है और थोड़ा संसाधन है तो अच्छी बुक्स में ले सकता है। पर जी लूसेंट जी। ये नहीं कि लूसेंट बेकार है, लूसेंट बहुत हम्म। अच्छी बुक है अपने में देखें तो। अच्छे से उसमें चीजें समझाई गई हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद हम उसे रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद एक दिनेश है, उनका क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स कैसे कवर करें। सर जैसे कि ये अर्थशास्त्र, ये मुझे काफी टफ लगा क्योंकि मेरी पीसीएम थी 12th में, तो मैंने पढ़ा नहीं था। पर जी अगर हम सच में यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस देखें तो उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इकोनॉमिक्स से करंट बेस पे ही बनेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन करंट बेस पे बनते हैं, और बाकी कुछ गिने चुने सब्जेक्ट जैसे गरीबी, बेरोजगारी और बजट, ऐसे जो टॉपिक होते हैं इनके स्पेशल नोट्स बना सकते हैं। अब 10-12 टॉपिक हैं, उनके नोट्स बना लिए, और जो करंट बेस पे होते हैं वही। तो मैं इसमें कहना चाहूंगी कि हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस पूरा तो कोई पढ़ नहीं पाता है, तो इसमें एक रूल जी। होता है। मैं अगर आप कहें तो मैं बताती हूँ। जी बताएं। एक 80-20 का रूल होता है, मैंने एक बुक में पढ़ा था, मतलब एक नॉवल थी उसमें पढ़ा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसमें जी क्या होता है कि ये चीजें जो होती हैं वो 20% इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी 80% खाली, मतलब अगर 20% वेरी इंपॉर्टेंट और बाकी 80% खाली नॉर्मल होती हैं चीजें। तो अगर कोई नया तैयारी करने वाला है तो अभी तो उसके लिए सिलेबस सब कुछ नया है, पर अगर जिसने थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए, क्वेश्चन देख लिए, तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या कम इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जी क्या जी करा था, सिलेबस था मेरे पे प्रिंट वाला, तो मैंने उसमें से जो, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर या क्वेश्चन देख ही लिए थे, थोड़ा बहुत आइडिया लेके किया था, तो मैंने जो 20% जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्थशास्त्र का ही मान लेते हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें 20% वाले में रख लिया। बाकी जो 80% वाले हैं उन्हें अलग रख लिया। तो अब ये नहीं कि जी। 80% वाले पूरे पढ़ना नहीं है, जो ट्वेंटी हम्म। परसेंट है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे करंट बेस पे क्वेश्चन हो गए, ये बेरोजगारी और ये कुछ समितियां हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं, जी और कुछ संस्थाएं जी हैं अंतर्राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ लिया। बाकी जो 80% जो वैश्विक कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कभी कभार एक या दो क्वेश्चन बन गया, तो उन्हें भी पढ़ा। जैसे अगर मोस्ट ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बाकी चीजें में थोड़ा कम ध्यान दे दिया, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं जी है कि जी 100 क्वेश्चन में से हम 100 में से 100 तो ला नहीं सकते। जी नॉर्मली जी। अगर हम 70 भी ला रहे हैं तो बाकी 30 तो हमें छोड़ने ही है, तो वो रिस्क उसमें हम्म। ले सकते हैं। जी। और एक क्वेश्चन इसमें मेरा भी है कि जैसे आपने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपने पढ़ा, 80-20 का आपने रूल बताया, तो वो स्टूडेंट जो है वो कैसे देखे और कैसे पता लगाए कि क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज को उसे मतलब ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। जी सर, जैसे अब कोई नया एकदम बिगनर आया तो उसे तो समझ में नहीं आएगा 80-20 क्या है करके, पर तो सबसे पहले उसे सिलेबस देखना है, ऊपर से प्रीवियस ईयर पेपर। अब उसे सॉल्व नहीं करने हैं सीधे, मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है, मतलब हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन, जैसे कोई अगर हम कोई पेपर देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन नंबर का, 100 क्वेश्चन के पेपर देख रहे हैं, तो उसमें हमें किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं हमें तो लिख लो, अगर हमें याद नहीं हो रहे हैं। तो नॉर्मली अगर 10-12 साल के खाली पेपर देखने हैं, उन्हें सॉल्व नहीं करने हैं, तो अगर जी दो जी तीन बार देख लिया तो हमें ये समझ में आ जाता है कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने हैं, तो अलग से एक पन्ने में लिख सकते हैं 20% जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक वही होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो फिर अगर जैसे हम हिंदी की ही बात करें, अगर 80-20 का रूल उसमें लगाएं, तो अगर हम टॉपिक्स देखें तो ये तो सबको पता है कि जो वर्ण व्यवस्था वाले क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, कि जी वो व्यंजन वर्ण जो होते हैं, काकलव्य वर्ण, ये सब चीजें तो ये रिपीट होते हैं, तो ये हमारा 20% में आ जाएगा। बाकी जी। उसमें जो कुछ टॉपिक होते हैं वो 80% में ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 80% को पूरा इग्नोर मारना है, पर ये है कि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम 20% पे ज्यादा ध्यान दें, 80 पे थोड़ा कम ध्यान दें, मतलब छोड़ना नहीं है, उसे पढ़ना है, पर ज्यादा ध्यान हमें 20 में देना है, तो ये बेनिफिशियल होगा।
और इसके बाद एक गणेश उनियाल है, जिनका कहना है कि मैं अभी ग्रुप सी की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कितना सेफ टाइम चाहिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मतलब कहने का मतलब जो हम समझ पा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें कितने समय में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना चाहिए। सर हाँ, ये क्वेश्चन मैं समझ सकती हूँ। तो मैंने पहले ही बोला था इस बारे में, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस तो सर कभी कंप्लीट नहीं होगा। मैं जहां तक समझती हूँ, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझसे पूरा 100% सिलेबस आ गया। जो ऐसा बोल रहा है, मुझे नॉर्मली लगता नहीं कि ऐसा होता होगा, कभी होगा करके। पर जी इन्होंने सेफ टाइम की बात करी तो सर ये उत्तराखंड है, यहाँ पे मतलब इतनी जल्दी चीजें तो होती है नहीं। माइंड में 2 साल लेके चलना ही चलना है। जी मतलब अपना माइंडसेट क्लियर करना है कि हमें टाइम लगेगा। नॉर्मली मैं खुद 2019 में 12th करा, 20 की स्टार्टिंग से इसमें आना स्टार्ट करा। भले ही मतलब तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं, फटक मतलब चीजें ढूंढ ही रही थी। पर लगभग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में जब मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर के पेपर थे, और ये साथ में मेरा ज्वाइनिंग भी हो गई थी, तो लगभग 2.5-3 साल मेरे को लगे। वो तो मैं जी कॉलेज के साथ करी वजह से मुझे जल्दी होगा। बट अगर कोई देर देर में कर रहा है तो 2-3 साल मान के चलने। मैं चाहती हूँ कि जल्दी हो जाए चीजें, पर माइंडसेट जी। ऐसा रखना ही पड़ेगा कि 2-3 साल हो जाए, वरना हम जल्दी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे चीजों को लेकर ना, डिमोटिवेट हो जाएंगे कि इतना टाइम लग रहा है, ये हो रहा है करके। एक और यूजर है सौरभ, इनका कहना है कि वो 2 दिन तो उनकी पढ़ाई ठीक होती है और फिर अचानक से जो है मतलब अगर उसके तीसरे दिन उनका रूटीन गड़बड़ हो जाता है और कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं ला पाते पढ़ाई में। तो कैसे मतलब पढ़ें, कैसे मोटिवेट रहें, उनका कहने का मतलब है। हमारा क्यों क्लियर होना चाहिए कि वाई हम क्यों तैयारी कर रहे हैं हम्म। चीजें के लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं करके। और दूसरा, जी जी एकाग्रता की बात करी तो मैं इसका एक सॉल्यूशन दे देना चाहता हूँ। अगर कोई इंसान कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो सीधे पढ़ना स्टार्ट ना करके 2 मिनट जरा पहले, पढ़ने से पहले मन में सोच लेना कि मतलब जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, उसी टाइम में 2 मिनट सोच लेते हैं कि यार हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा, या अगर हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसी चीजें सोच लो थोड़ा अपने बारे में। इससे हम जी। अवेयर रहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं। अगर वैसे अनमने तरीके से पढ़ेंगे तो एकाग्रता तो नहीं बन पाएगी। इसके बाद मनीष, अरविंद और अमित रावत का क्वेश्चन है कि रिवीजन कैसे करें। इसका आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया है। एक रीना खंडूरी है, उनका कहना है कि वो हाउस वाइफ हैं और कैसे वो हाउस वाइफ जो है वो तैयारी करे, क्योंकि उन्हें घर का काम भी करना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, उसके बाद फिर सुबह का खाना, दिन का खाना, फिर रात का खाना, तो इस बीच वो कैसे तैयारी करें। हालांकि आप इसका आंसर मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप देना चाहें या इसको स्किप करना चाहें। सर आंसर तो मैं दे दूंगी, बट ऐसा है कि सर उस टाइम पे मैं तैयारी करती थी और नॉर्मली छोटी बच्ची होंगी उस टाइम पे, 18-19 साल की। हाँ तो हाँ, पर फिर इसीलिए भी मैंने मैं बोला। इसका आंसर इस वजह से दे रही हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ जो हमारे बैच के थे, तो उसमें कुछ ऐसे लेडीज भी थी जो मतलब उनके बच्चे 10th में पढ़ते हैं, अभी 10th में पढ़ते हैं, और कुछ लोग मैरिड थी। तो मैं जी। थोड़ा बहुत अब साथ में अगर बैचमेट है तो थोड़ा बातें होती हैं, चीजें समझती हूँ। जी और तो और अभी भी जो मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे साथ भी मेरी दोस्त है बबीता नेगी, तो वो भी हाउस वाइफ तो नहीं है, मतलब नॉर्मली जॉब भी करती है मेरे साथ। बट ये है कि वो ऑफिस भी संभालती है, साथ में उनका घर भी है। तो इसका आंसर थोड़ा बहुत मैं उनके आधार पर दे सकती हूँ, पर मैं इतना नहीं बोल सकती कि आप संतोषजनक उत्तर ही वो करके इसका। जी जी नॉर्मली हाउस वाइफ के लिए तो यही कहूंगी कि अब उतना परिवार के साथ भी हो नहीं पाता होगा पढ़ाई पर, थोड़ा बहुत ये जैसे मैंने कहा कि क्यों हमारा क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ो, आप मतलब कॉन्फिडेंस रखो मन में। 2-3 घंटे, 3-4 घंटे जितने मिलते हैं उसे यूटिलाइज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, मैं जो कुछ ऐसे फंक्शन जो होंगे फैमिली में, थोड़ा अवॉइड भी करना जी। पड़ेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, हम्म। तो उसको जी अवॉइड करके आप थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। और चीजों में अपने अंदर कॉन्फिडेंस आके, या नेगेटिव चीजें जो होती हैं उन्हें अवॉइड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। पर ये कि टाइम मिल ही जाता है ऐसा, थोड़ा सुबह अगर जल्दी उठ गए तो रात को देर में सो गए तो पढ़ाई टाइम मिल ही जाएगा अच्छे से पढ़ने का। पर इसका जी आंसर मुझे नहीं लगता मैं उतने अच्छे तरीके से दे पाऊंगी करके। जी जी, कोई नहीं। हम जो हमारे अगले अगर कोई इस तरीके के जो हमारे मतलब हमारे साथ कोई अगर हाउस वाइफ जुड़ती हैं जिन्होंने एग्जाम निकाला है वो और इस समय पे कार्यरत हैं कहीं, तो हम उनसे कोशिश करेंगे कि इनका सवाल हम उनसे पूछ लें। इसके बाद एक सपना है, उनका क्वेश्चन है कि एग्जाम जो है वो इस समय पे सेल्फ स्टडी से निकल जाएगा या उन्हें कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। सर मैंने तो प्रॉपर सेल्फ स्टडी से ही पढ़ा था, कोई ऐसा कोचिंग तो मैंने। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ जी लूंगी। सर मेरे वहाँ पे नॉर्मली ग्रामीण ही वातावरण या परिवेश था, तो मुझे ऐसा कुछ मतलब साधन मिला नहीं जो कोचिंग जा सकूं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था इस वजह से सेल्फ स्टडी पढ़ा, वो मजबूरी कह सकते हैं कि मुझे सेल्फ स्टडी करना पड़ा। पर इसका उदाहरण मैं बन सकती हूँ कि मैंने बिना कोचिंग के मैंने तैयारी करी, अच्छे से पढ़ाई करी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। हम दूर कहीं दूर ग्रुप से जुड़े होते हैं, लोगों के बच्चे बच्चे कोचिंग करते हैं उनसे जुड़े होते हैं, उनसे हम एडवाइस ले सकते हैं। दूसरा, यूट्यूब भी बोला था मैंने, उससे पढ़ सकते हैं, और गूगल है, बहुत सारी जी चीजें हैं। बट अगर किसी के पास सुविधा है कोचिंग की तो वो कोचिंग ले सकता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। इससे हमारा टाइम जी यूटिलाइज हो जाएगा। जो चीजें हम 10 जगह यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा कोचिंग में एक जगह एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसे ले सकते हैं। मैं कोचिंग बुरा है ये नहीं बोल रही हूँ, मतलब ले सकते जी हैं कोचिंग भी, टाइम जी बचेगा जी इससे बहुत।
इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास जो आया था कि कनिष्क साई की जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, मतलब इसमें किस तरीके के काम होते हैं। सर हाँ, मैं इसका आंसर अभी दे सकती हूँ कि मुझे हाल ही में अपने इसी अक्टूबर में 1 साल तो हो गया जॉब करते करते, तो मैं इसका आंसर दे सकती हूँ। जो कनिष्क सहायक है जी वो क्लरिकल पोस्ट है, तो वो हर डिपार्टमेंट में होते हैं ये पोस्ट, जो नॉर्मल मिनिस्टर वर्ग के जो कार्य होते हैं उन्हें करने के लिए। तो इनका काम नॉर्मली वही है जो ऑफिस वर्क होता है, जो हमारे अधिकारी होते हैं उनके लेटर्स को, जो उनके लेटर्स होते हैं उन्हें बनाना, मतलब टाइपिंग रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटर पर जितने काम होते हैं, या कोई मतलब ज्यादा ऑफिस वर्क ही होता है। और मुझे लगता है कि 10 to 5 जॉब है, अच्छी जॉब है। 10 to 5 आराम से अपने 10 से 5 तक जॉब करो, उसके बाद अपने जी जो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो तैयारी भी कर सकता है, या अपने और स्किल्स पे कार्य कर सकता है, जो और फील्ड में या स्किल में जाना चाहता है तो उसकी जॉब है। और इसमें प्रमोशन का भी अच्छा है, मैं जहाँ तक मैंने जानती हूँ, मतलब 4 या 5 साल में अच्छे से वरिष्ठ सहायक जो 2800 ग्रेड पे की है उसकी मिल जाती है। उसके बाद धीरे धीरे करके 5400 ग्रेड पे की जॉब तो इसमें मिल ही जाती है, मतलब बाद में प्रमोशन के जरिए। तो अगर कोई सिर्फ कनिष्क सहायक की तैयारी करना चाहता है या सिर्फ कनिष्क सहायक के बना रहना चाहता है तो वो आराम से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है बात के लिए, अगर जो जी मतलब देर एज में करते हैं। पर जो जी हमारे जैसे यंग लोग हैं, मतलब जो अभी जिन्हें फर्स्टली एक जॉब चाहिए, जॉब सिक्योर करना है, तो उनके लिए भी कनिष्ठ जॉब अच्छी है पढ़ने के लिए। उसके बाद वो जी। अपनी और तैयारी भी कर सकते हैं। और जाते जाते एक वो मैसेज जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे। हाँ सर, मैसेज तो मैं सबसे पहले तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, जो बिगिनर हैं, मैं मतलब जो लोग तैयारी करते हैं, अभी मुझे भी सुन रहे होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी के 30 मिनट या 15 मिनट की वीडियो देख के उसे जज कर देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, इसने ऐसा पढ़ाई करा वैसा पढ़ाई करा। अगर कोई अच्छा बोलने का है तो उससे हम खुद जी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इसे तो इतना आता है और हमें कुछ नहीं आता है करके, वो इंसान वैसे डिप्रेशन में चला जाता है। तो नॉर्मली मैं यही कहूंगी कि गलतियां सब में होती हैं, कमियां सब में होती हैं। मेरा ये 30 मिनट का इंटरव्यू देके जितना भी होगा, वो देखिए आप मुझे जज नहीं कर सकते कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ करके, या दूसरे को हम भगवान ही समझ लेते हैं। मैंने 2 3 वीडियो अपने चैनल में बनाए थे, एक दो उसमें जी बच्चों के डीएम आ रहे थे कि ये है वो है करके, तो मैंने उनको नॉर्मली बनाया बताया था कि मैं अभी तैयारी खुद कर ही रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई इतनी वो हूँ कि मुझे सब आता है, मैं सारे सोल्यूशन दे दूंगी करके। सबसे पहले हमें दूसरे को भगवान नहीं बनाना है, हमें खुद को एग्जाम में पार कराना है। दूसरा क्या जी होता है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं नॉर्मली, मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, एक नदी होती है, उसे पार करने के लिए एक नाव का सहारा लेते हैं। वैसे ही हमें ये जो तैयारी रूप में है इसमें नदी मानना है, और नाव हमें मतलब ये जो साधन हो गए, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, या जो भी हो गया, हम्म, बुक्स हो गई, ये सब बस साधन है, इनको लेके इनसे चिपके ही नहीं रहना है। कुछ बच्चे तो मैंने ये भी देखे वो बुक लिस्ट को लेके लड़ते रहते हैं आपस में, या उसने जी ये बोला वो बोला करके लड़ते रहते हैं। नॉर्मली हमें अगर कोई लोग मिला है बाई चांस तैयारी के दौरान, हमें कोई इंसान, मेरे से मैं ही हूँ, अगर बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं तो मैं सिर्फ एक साधन हूँ। ये नहीं कि मुझसे चिपकी जाना है कि आप बता रही हो तो आप ये वो करके। नॉर्मली हम सब एक बता रहे हैं तो एक साधन है, उससे उससे जितना हमें फायदा होता है उसको लो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ और सीधे ये पेपर की जो जर्नी है इसे पार करो, ना कि जी इससे जी। चिपके रहना है चीजों को लेके। जिससे जो अच्छी चीजें मिल रही है उसे ग्रहण करो, और जिससे कोई बुक्स या पीडीएफ उससे पढ़ो। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे जो तैयारी करते हैं, मैंने और भी देखा, देखो आप सब मैच्योर हो, तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, कल के दिन जॉब करोगे, तो थोड़ा समझ अपने अंदर भी रखो। नेट है, यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ है, चीजें सर्च करो, खुद से मेहनत करो। अब कुछ लोग मुझे नोट्स मांगते हैं, अब मैं वो नोट्स बनाऊंगी ना जो मुझे सब्जेक्ट डिफिकल्ट या हार्ड लगता है तो वही तो जी बनाऊंगी। जी पर वो क्या जी बोलते हैं कि बिल्कुल। आप नोट्स दे दो। जब तक हम खुद हम्म। से मेहनत नहीं करेंगे, खुद से चीजें लिखेंगे नहीं, तो तब तक वो हमें चीजें आने वाली है नहीं। तो उसे एक ही कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिविटी अपने अगल बगल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये थी हमारे साथ हेमा नेगी जी, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या उन्होंने बुक लिस्ट फॉलो की, और तैयारी के दौरान कैसे वो खुद को मोटिवेट रखती थी। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे अगले टॉपर आएंगे उनसे आपका सवाल ले सकें। तो मिलते हैं आपसे फिर और एक नए टॉपर के साथ अगले एपिसोड में।